Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकुश कुमार और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। ठीक है, अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं वो यानी कि जो टॉपिक नंबर 6 था गाउस के नियम के अनुप्रयोग, उसमें हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं आवेशित चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ये टॉपिक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, टॉपिक नंबर 6। ठीक है, 6 उपयोग इसके हम पढ़ चुके हैं। आज जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक नंबर 7 चलेगा, किसी चालक के पृष्ठ पर बल या दाब, किसी चालक के पृष्ठ पर बल या दाब। और टॉपिक नंबर 8 आज पढ़ाया जाएगा, विद्युत क्षेत्र की इकाई आयतन पर संचित ऊर्जा। देखो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा डेरिवेशन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेरिवेशन है और ये जो डेरिवेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी चालक के पृष्ठ पर बल या दाब या विद्युत क्षेत्र की इकाई आयतन पर संचित ऊर्जा। ठीक है, या तो ये 3 नंबर में पूछी जाती है, 4 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ बताइए, आप में से कौन कौन स्टूडेंट है जो मेरी वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वगैरह पर मतलब शेयर करता है। इसका जवाब कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप में से कौन कौन है जो शेयर करता है। वैसे मुझे लगता नहीं है एक दो स्टूडेंट को छोड़ के जो कोई शेयर करता हो तो, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ सुबह वीडियो अपलोड करता हूँ और शाम को उस पर 15-20 व्यू होते हैं ओनली। तो इस तरह से मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का। तो आप क्या कर रहे हो, आपसे बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको मतलब नीचे क्या होता है, वीडियो के नीचे शेयर लिंक होता है, आप उस पर शेयर पे क्लिक करके आपको थोड़ा सा ही तो काम करना है। ठीक है, आपको शेयर पे क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है, 2-4 के साथ। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। तो ये काम कर दिया करो ताकि मेरा मतलब मेरी वीडियो का थोड़ा ग्रोथ हो और मेरा भी मन लगा रहे वीडियो बनाने में, मुझे भी इंटरेस्ट आए। ठीक है, आपको अगर मैं वीडियो बनाया जाता हूँ और कोई देखता नहीं है तो उससे फ़ायदा क्या। ठीक है, तो आपसे बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, जहाँ से और व्यक्ति भी इससे जुड़ सकें। ठीक है, और हाँ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो देखो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज हम जो पढ़ने वाले टॉपिक नंबर 7, किसी चालक के पृष्ठ पर बल या दाब, किसी चालक के पृष्ठ पर बल या दाब। ठीक है, अब चालक के पृष्ठ पर बल या दाब, देखो पहले थ्योरी पढ़ लेते फिर मैनुअली समझा दूंगा। माना कोई एबीसी चालक है जिसको बाहर से Q आवेश दिया गया है, स्मॉल q, तब इस चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम से। E बराबर 1/4πε0 Q/r², इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यदि इस चालक का आवेशित पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो, अब सिग्मा आवेशित पृष्ठ घनत्व, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q/A होता है। अगर यहाँ से Q का मान निकाल लिया जाए तो सिग्मा A आएगा। और यहाँ पे गोला लिया गया है तो गोले के लिए क्या करेंगे हम, गोले के लिए A का मान कितना होता है 4πr², तो यहाँ पर 4πr² रख दिया, यानी कि Q का मान कितना आ गया है, सिग्मा 4πr²। अब ये मान हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर रखें Q के स्थान पर, तो इस Q के स्थान पर अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो सिग्मा 4πr²/r², तो r² से r² कट हो जाएगा, 4π से 4π, यानी कि E की वैल्यू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी हो, इसका मान, इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है कि सिग्मा/ε0। ठीक है, सिग्मा/ε0, ये हम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिख लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया हमने। अभी इस इक्वेशन नंबर 2 का आगे उपयोग हुआ मैं आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पर चित्र बना हुआ है लेकिन ये थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए मैंने अलग से चित्र बना दिया है, आप इससे समझ सकते हो। सबसे पहले तो मैं इसकी थ्योरी पढ़ देता हूँ इस चित्र की, और उसके बाद आपको इस चित्र के बारे में समझाऊंगा। देखो, चालक सतह पर उपस्थित आवेशों के पारस्परिक प्रतिकर्षण के कारण सतह से बाहर की ओर एक दाब आरोपित होता है जिसे विद्युत दाब कहते हैं। चालक सतह पर उपस्थित आवेशों के पारस्परिक प्रतिकर्षण के कारण सतह से बाहर की ओर एक दाब आरोपित होता है जिसे विद्युत दाब कहते हैं। उपरोक्त चित्र अनुसार प्रदर्शित की गई चालक सतह पर उपस्थित अल्पांश AB के निकट दो बिंदु x तथा y की कल्पना करें। बिंदु x तथा बिंदु y सममित अवस्था में है, यानी कि समान दूरी पर है। संपूर्ण आवेशित परत को दो भागों में विभाजित करने पर अल्पांश AB और अल्पांश के अतिरिक्त शेष भाग ACB।
ठीक है। अभी देखो, आ जाओ, अब चित्र पे आ जाओ। टॉपिक का नाम क्या है? किसी चालक के पृष्ठ पर बल या दाब, मतलब हम चालक के पृष्ठ पर बल या दाब निकालना है। अब चालक होता क्या है? चालक ये होता है कि अगर उसे कोई भी आवेश दिया जा रहा है तो उस पर आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, ठीक है। उस पर जो आवेश है, अगर चालक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ये चालक है तो उस पर क्या होता है, बाहर से कोई भी आवेश दे रहा है तो अंदर वाला जो आवेश ऑलरेडी इस पर था उसे प्रतिकर्षित करता है और वो जो आवेश हमने बाहर से दिया वो उसके किनारों पर रुक जाता है, ठीक है। किनारों पर जाकर एकत्रित हो जाता है, किनारों पर लग जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस आवेश के कारण एक बल दबाव पैदा होता है। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल, ये प्लस है, ये प्लस है। जब दोनों समान आवेश है तो इन दोनों के कारण प्रतिकर्षण बल इनमें पैदा होता है। तो एक खिंचाव सा, एक मतलब दबाव सा उत्पन्न हो जाता है इसके पृष्ठ पर। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे इसका क्या बोलते हैं, आरोपित दाब, उसी को बोलते हैं हम यहाँ पर चालक के पृष्ठ पर बल या दाब, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अब मैं जैसा कि चित्र में बताया गया है कि इसमें क्या करते हैं, हम उपरोक्त चित्र अनुसार एक एबीसी चालक लेते हैं। एबीसी का मतलब ये वाला एबीसी, या इस तरह से मान सकते हो ए बी और सी, ये पूरा चालक लेते हैं जो कि पीले कलर में आपको दिखाया गया है इसमें। अब इसमें इसे दो भागों में बटा हुआ मानते हैं, दो भागों में। एक तो इसका अल्पांश भाग, एक छोटा भाग ए बी जो कि हरे कलर में आप देख रहे होंगे, ठीक है। और एक इसके अतिरिक्त भाग ए सी बी, ठीक है, ए सी बी ये वाला, या बी सी ए ये मान सकते हैं। इधर का भाग जो ये इसके छोड़ के ये वाला भाग बच जाता है ए सी बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो जो हरे वाले भाग, मतलब जो हरा वाला पार्ट है इसका, ए बी जो पार्ट है, और जो ए सी बी पीले कलर का पार्ट है, इस पे भी पॉजिटिव आवेश है इस टाइम और इस पर भी पॉजिटिव आवेश है। तो इस भाग के जरिए, इस पीले वाले भाग के जरिए, इस पीले भाग के जरिए हरे भाग पर आवेश है उस पर भी प्लस आवेश है, ठीक है। तो वो क्या, ये दोनों भाग आपस में ही क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर पृष्ठ पे एक दबाव उत्पन्न हो जाता है। तो उसी दबाव की हमें गणना करनी है। यहाँ पर वही पी का मान, मतलब दाब का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो चलो अब देखो हम क्या करते हैं आगे, हम दो बिंदु मान लेते हैं इसमें, एक तो x और एक y, ठीक है। अब इसके कारण x पे निकाल लेंगे और इसके कारण y, ये दो बिंदु निकालते हैं। अब देखो दबाव अगर निकालना है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी, क्योंकि E बराबर F/Q के फॉर्मूले से हम F का मान, बल का मान निकाल सकते हैं। फिर अगर हमें मतलब E का मान मिल गया तो, और उसके बाद हम अगर बल मिल जाता है तो दाब भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है उस वाले फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हमें E निकालना पड़ेगा, फिर F निकालना पड़ेगा और फिर P दाब निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, देखो इस AB के कारण, छोटे से भाग के कारण XY बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लिए। E1 मतलब ये किधर को भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाता है, इस साइड को भी या इस साइड को भी, तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, E1 रहेगी। अब ये X पॉइंट था, यहाँ पर इस X पॉइंट पर अगर इसके AB के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाई गई तो वो E1 इस साइड को लगाई जाएगी, बाहर की साइड को, ठीक है। और अगर Y बिंदु पर लगाई गई तो इस साइड को लगाई जाएगी E1, बाहर की साइड को, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अतिरिक्त भाग ACB, जो इसका बड़ा भाग है, ये वाला भाग, इसके कारण बिंदु X पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम E2 मानेंगे, मतलब कहीं X और Y कहीं पर भी E2 मानेंगे। तो अब ये इस तरह से है, ठीक है। तो आगे की ओर काम करती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस के कारण आगे की ओर काम करती है, माइनस के कारण विपरीत करती है। तो इसके कारण यहाँ पे X पे आगे की ओर को काम करेगी, तो हमने उसकी दिशा आगे को दिखाई यहाँ पर E2, ठीक है। अब इसी के कारण ACB के कारण Y बिंदु पर भी आगे को ही काम करेगी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर भी E2 होगी। अर्थात अगर देखा जाए तो Y बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम कर रही है, E1 E2, और X बिंदु पर भी दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम कर रही है। चलो अब थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ और इसकी डिटेल में। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसके बाद केवल अल्पांश AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा शेष भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, मतलब ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तब बिंदु X पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
पहले चित्र में आ जाओ थोड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, अल्पांश ए बी के कारण, हरे वाले भाग के कारण एक्स और वाई पे दोनों पे ही क्या कर लेते हैं, ए बी के कारण E1 मानते हैं, चाहे बिंदु इधर हो चाहे बिंदु इधर हो, और ए सी बी के कारण E2 मानते हैं। तो आप x पे जो E1 काम करेगा वो इधर को काम करेगा, ठीक है, और y पे E1 जो काम करेगा वो इधर को काम करेगा। फिर ए सी बी के कारण x पे E2 इधर को सामने की ओर काम करेगा और y पे भी E2 सामने की ओर काम करेगा। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर तो अब आप देखोगे यहाँ पर कि बिंदु अगर x पे बात करें, हम x पे बात करें, दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम कर रही है E1 E2, लेकिन यहाँ पर विपरीत दिशा में काम कर रही है। ये क्या कर रही है, यहाँ पर विपरीत दिशा में काम कर रही है। तो विपरीत दिशा में काम कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर विपरीत दिशा, तो परिणामी तीव्रता कितनी होगी, यहाँ पर E1 माइनस E2 होगी, ठीक है, बीच वाले पॉइंट पे कितनी होगी, E1 माइनस E2 होगी, E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में काम कर रही है। जबकि y पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होगी E1 प्लस E2, दोनों का जोड़। तो अब यहाँ पे आ जाओ, बिंदु x पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लस E2। देखो इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वो आप समझ लेना। इसने क्या कर रखा है, इसमें हमने क्या कर रखा है, x इधर मानना हुआ है, x जो है वो इधर मानना हुआ है और y इधर मानना हुआ है, ठीक है। तो x पे तो x तो बाहर मानना हुआ है और y अंदर मानना हुआ है। ये आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग समझ लेना, ठीक है, सही कर लेना इसे। तो x तो इधर है, y इधर है, तो x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों का जोड़ और y पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों का घटा हो जाएगा। तो यहाँ पर यही कहा गया कि x पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लस E2 होगी, लेकिन ये E1 प्लस E2 किसके बराबर होगी, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगी। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समीकरण नंबर 1 हमने जो निकाल ली थी, समीकरण 1 किसके बराबर आ रही थी, एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ रही थी। तो बस यानी कि यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 होगा। E1 प्लस E2 को तो ऐसा कैसे रखा, लेकिन E का मान रख दिया हमने समीकरण 1 से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बिंदु y पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस E2 बराबर 0। अब यहाँ पर E का मान 0 क्यों लिया गया, परिणामी तीव्रता का मान 0 क्यों, क्योंकि मैंने बताया जो चालक होता है ना, चालक, उस पर आवेश जो है उसके किनारों पर चला जाता है, तो अंदर कोई आवेश नहीं रहता उस पर। तो वहां पर अगर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है, शून्य होती है। इसलिए यहाँ पर परिणामी तीव्रता का मान शून्य रखा गया। E1 माइनस E2 मैंने आपको बता दिया, दो तल दोनों एक साइड काम कर रहे हैं, मतलब विपरीत साइड तो माइनस होगा, तो यहाँ से E1 बराबर E2 निकलेगा, और E1 बराबर E2 मतलब E1 और E2 दोनों ही मान बराबर है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस समीकरण में E1 के स्थान पर E2 रख दूंगा, इस समीकरण में इस E1 के स्थान पर E2 रख दिया जाएगा। तो ये जोड़ के क्या हो जाएगा, 2E2 हो जाएगा। 2E2 हो जाएगा तो 2 जो है उसका इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ पर E2 का मान कितना निकल जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर E2 का मान निकल जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद अल्पांश AB पर आरोपित बल, अल्पांश AB पर मतलब जो बड़ा भाग है वो छोटे भाग पर बल आरोपित करेगा। कितना बल आरोपित करेगा, देखो हमने E का मान तो निकाल लिया है, ठीक है, E का मान हमने निकाल लिया। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम F का मान निकाल लेंगे। तो अल्पांश AB पर आरोपित बल ऐसा मान लिया, DF मान लिया, और DQ इंटू E2 के बराबर होगा। अब ये DQ इंटू E2 कैसे आया, मैं आपको बता चुका हूँ कि E बराबर क्या होता है, E बराबर F अपॉन Q होता है, लेकिन यहाँ पर अल्पांश की बात हो रही है तो DF अपॉन DQ लिया जाएगा, DF अपॉन DQ। तो DF बराबर किसका हो जाएगा, E इंटू DQ के हो जाएगा, DF बराबर E इंटू DQ। तो वही मान यहाँ पे लिया गया, E इंटू मतलब DQ इंटू E2, E2 ले लो E1 ले लो, दोनों मान बराबर ही है इस टाइम, तो दोनों का DQ इंटू E2 ले लिया। अब इसके बाद अगली लाइन में क्या कर रखा है, देखो DQ का मान रख दिया है, सॉरी DQ का मान नहीं रखा यहाँ पर, DQ बराबर सिग्मा DS लिया गया है, और उसके बाद E2 का मान रखा है। ओके, एक लाइन में मतलब एक लाइन डायरेक्ट लिखी हुई है, वो मैं समझा देता हूँ, देखो कैसे। पहले तो DQ का मान रखा इन्होंने सिग्मा DS, DQ का मान रखा सिग्मा DS। अब सिग्मा DS कैसे आया, क्योंकि यहाँ छोटे अल्पांश की बात हो रही तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A होता है, मतलब कि आवेश DQ और
अपॉन क्या होता है एरिया ए। अब ए का मान यहाँ पर इसने ds माना गया है, एक छोटा सा एरिया जो कि ए बी का एरिया है, ठीक है ना, उसे ds मान लिया, तो इसलिए dq सिग्मा बराबर dq अपॉन ds आ गया है। फिर dq का मान हम कितना रखते हैं, सिग्मा ds रख सकते हैं, तो वही मान यहाँ पर dq के स्थान पर हम क्या रखेंगे, यहाँ बराबर करके हम रखेंगे, मतलब इसमें रख देंगे dq के स्थान पर सिग्मा और ds। अब इसके बाद इनटू में E2 है। अब E2 का मान हम कितना निकाल चुके हैं, E2 का मान निकाल चुके हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो आप देखोगे तो सिग्मा की सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 2 एप्सिलॉन नोट ये आ जाएगा और ds जो का तो ऐसे कैसे लिख लिया जाएगा। तो ये मान जो आया, मतलब ये इस तरह से आया फिर यहाँ पे मान, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट ds हो गया ये, ठीक है। अब हमने df का मान निकाल लिया, अतः आरोपित विद्युत दाब, दाब कितना होगा, दाब आप जानते हो कि बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल तो हमने df लिया है और क्षेत्रफल ds लिया है, तो df अपॉन ds की मान अगर यहाँ से निकाला जाए एक तरीके से, तो ये ds क्या है, ये इसके अपॉन में पहुंच जाएगा, तो df अपॉन ds बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो वही मान हमने यहाँ पर रखा, वही मान क्या रखा हमने यहाँ पर रख दिया कि p बराबर df अपॉन ds, p बराबर df अपॉन ds होगा, तो df अपॉन ds का मान ऊपर से कितना आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट यहाँ पर रख दिया, ठीक है, ये वाला मान। तो p का मान आ गया, दाब का मान आ गया। अभी इसमें p के दो फॉर्मूले स्थापित होते हैं, तो ये हो गया, यदि बाहर की दिशा की ओर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट हो, तब अगर बाहर की दिशा की ओर परिणामी विद्युत, वैसे तो हमारा व्यंजक स्थापित हो चुका है, लेकिन इसे हम E और एप्सिलॉन नोट के उसमें भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, यदि बाहर दिशा की बाहर मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र E हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सिग्मा का मान निकाल रहे हैं, सिग्मा का मान निकाल लिया, मतलब ये एप्सिलॉन नोट जो है वो E की मल्टीप्लाई में चला गया, E इंटू एप्सिलॉन नोट हो गया। तो ये सिग्मा का मान अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, यही सिग्मा का मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो P बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर है, तो सिग्मा के स्थान पे E एप्सिलॉन नोट रखना, तो E का भी स्क्वायर हो जाएगा और सिग्मा नोट का भी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या है 2 एप्सिलॉन नोट है, 2 एप्सिलॉन नोट हो गया। फिर उसके बाद एप्सिलॉन नोट से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/2 अलग लिख लेंगे ये वाला, और E स्क्वायर सिग्मा नोट आ जाएगा इसका मान, जैसे कि इसमें आगे लिखा हुआ है ये रहा। अतः P बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 सिग्मा E सिग्मा नोट 1/2 एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर, ये इसका मान आ जाएगा, ठीक है। दो सूत्र होंगे P के, एक तो ये और एक ये दोनों फॉर्मूले में भी यूज हो सकते हैं, तो इन्हें दोनों को ही निकालते हैं हम, ठीक है। आप समझ चुके होंगे। एक बार अगर आपके समझ में ना आए तो एक बार और इसे मतलब रिपीट करके सुन लेना। पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ऐसे ही। पहले हम क्या करते हैं, ई का मान लेते हुए और वहाँ पे सिग्मा के पदों में ई का मान निकालते हैं, ठीक है। क्यू सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए लेके और क्यू का मान निकाल के इस फॉर्मूले में रख के कूलॉम के नियम में, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट ये मान निकाल लेते हैं, समीकरण 2 बना लेते हैं ऐसे। उसके बाद हम चालक लेते हैं ABC, इसमें इसे AB का एक छोटा पार्ट ले लेते हैं और ACB का बड़ा पार्ट ले लेते हैं। दो बिंदु मानते हैं x y, और AB के कारण तो इस बिंदु पे x और y मानते हैं। देखो इसमें क्या है, x इधर मानना आप और y इधर मानना, ठीक है। ये तो छोटी सी मिस्टेक हो गई है चित्र बनाने में, आपको x इधर बनाना है और y इधर मानना है। तो अब AB के कारण तो आप क्या मानते हो, E1 मानते हो, मतलब x पे भी E1 और y पे भी E1। x पे तो E1 इधर को काम करेगा, y पे E1 इधर को काम करेगा, और ACB के कारण क्या मानते हो आप, E2 मानते हो। तो इस पर क्या E2 जो काम करेगा, E2 काम करेगा वो यहाँ पर y पर, और इस पर इधर की साइड को काम करेगा, ठीक है। तो हमने अगर यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाए तो E बराबर E1 प्लस E2 है, और यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाए तो E बराबर E1 माइनस E2 है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ई का मान कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ पर ई का मान 0 होगा। तो ये दो समीकरण मिल जाएगी हमें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि E1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E1 माइनस E2 बराबर 0। यहाँ से E1 बराबर E2 निकाल लेंगे, E1 बराबर E2 निकाल लेंगे, तो वो मान हम यहाँ रख देंगे, E2 प्लस E1 के स्थान पर भी E2 रख देंगे, E2 प्लस E2 हो जाएगा, तो E2 की वैल्यू निकाल लेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या करेंगे, DF बराबर DQ E2 कर लेंगे, तो DQ की वैल्यू रख देंगे सिग्मा DS, और E2 का मान भी रख देंगे, तो DF का मान ये निकल जाएगा। फिर यहाँ से DF बटे DS निकाल लेंगे, इसका मान सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और यही क्या होता है, यही दाब होता है, P बराबर DF अपॉन DS, बस। तो P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। फिर उसे इसे सिग्मा के पदों में नहीं दर्शाना, तो हम सिग्मा का मान रख लेंगे समीकरण नंबर 2 से निकाल के, E इंटू एप्सिलॉन नॉट, वो मान रखने पर क्या आ जाएगा, P का मान 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो वीडियो अगर मैं दूसरा टॉपिक समझाता हूँ तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको मतलब समझ भी नहीं आएगा अच्छे से। तो आज बस इतना ही रखते हैं, एक ही टॉपिक करते हैं, 7 टॉपिक नंबर 8 अगली वीडियो में बना दूंगा। आप इसे ही प्रैक्टिस करो, पहले इसे ही समझो अच्छे से। टॉपिक नंबर 8 जो है वो इसी के ऊपर है, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इसी के ऊपर है। तो 2 टॉपिक रह गए, 8 और 9, इन दोनों टॉपिक को कल की वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, आज बस इतना ही, और बाकी कराएंगे कल। लेकिन आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दिया करो।